नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं आगे आने वाली परीक्षा रीट के लिए, है ना। विशेष रूप से पूरे के पूरे सारे के सारे प्रश्न लेते हुए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए कुछ प्रश्न जो परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। कोण बी आपका समकोण है। बीसी और एसी के मध्य बिंदु बी डैश और ए डैश है। चतुर्भुज ए डैश बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए इस प्रश्न के लिए अब ध्यान देना, सबसे पहला काम डायग्राम हमको बनाना होगा और डायग्राम बनाना है त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज कोण बी समकोण होना। चलिए इस प्रकार की हमारी बात हो रही है। यह ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण लेते हुए ए और सी कहीं पर भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री कोण ये समकोण के रूप में हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। बीसी और एसी के मध्य बिंदु बी डैश है। बीसी का मध्य बिंदु ये वाला, बीसी का मध्य बिंदु मान लेते हैं बी डैश, और एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु यह ए डैश है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज ए डैश बी, ए डैश बी, यानी जब इसको हिस्सा ऐसा मिलाएंगे तो ये एक आपका चतुर्भुज आपका बन गया। और त्रिभुज एबीसी पूरा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए सर, आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। ध्यान देना, बीसी का मध्य बिंदु बी डैश है, एसी का मध्य बिंदु अगर ए डैश है, तो अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई ये भुजाओं के मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है। और ए डैश भी क्या है? यह भी मिड पॉइंट है। हमारे दिमाग में चीज आनी चाहिए कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और आधा भी होता है, तो यह 1/2 ए बी हो गया। या यूं कहें कि जो ए बी रहा वह 2 टाइम्स ए डैश बी डैश के बराबर है। पहली चीज तो ये होनी चाहिए। ठीक है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु वाली थ्योरम से आ गई। नंबर दूसरी बात अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, त्रिभुज एक तो ए बी सी, और दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है हमारा ए डैश बी डैश और सी, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज, त्रिभुजों की समरूपता, तीन कोणों का बराबर होना, त्रिभुज समरूप हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ चाहिए, अगर बी आपका कोण 90 डिग्री है तो बी डैश भी तो 90 होगा। कोण सी दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, और चूंकि ये समांतर भी होगी, हम लोगों ने ये बात की है कि ए डैश बी डैश पैरेलल भी होगी ए बी के, और अगर ये पैरेलल है तो ये वाला जो कोण है वह इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण। तो दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी के अंदर तीनों कोण बराबर होना, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और समरूप हो गए तो इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, है ना। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो ए बी का स्क्वायर बटे में संगत भुजाओं के क्रम में ए डैश बी डैश का स्क्वायर होता है। बताइए, ए बी का स्क्वायर, ए बी को हम ये लिख देते हैं 2 ए डैश बी डैश होल स्क्वायर अपॉन ए डैश बी डैश होल स्क्वायर, जिसको कि हम ऐसा लिख सकते हैं 4 ए डैश बी डैश का स्क्वायर अपॉन में ए डैश बी डैश का स्क्वायर। ये कट गया सर। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी क्या रहा? 4:1 का अनुपात रहा। यानी बड़े जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 और छोटा जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी का क्षेत्रफल 1 के बराबर रहा। अगर ये चीज आपकी 1 है, पूरा क्षेत्रफल अगर 4 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? 3 होगा। तभी तो 3 + 1 मिलकर के पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 होगा। तो चलिए अब अपने प्रश्न के आंसर के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज ए डैश बी डैश बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो गौर कीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 3 हिस्सा हो गया, और त्रिभुज एबीसी यानी पूरा त्रिभुज जिसका हिस्सा 4 रहा, 3:4
हमारे प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इकाई त्रिज्या के वृत्त में, इकाई त्रिज्या यानी एक वृत्त की बात कर रहा है, वर्ग ABCD अंकित किया गया है। ध्यान दीजिए, इकाई त्रिज्या का यह वृत्त है और उसमें एक वर्ग इस प्रकार से बना दिया गया है। ठीक है, हमारा प्रश्न जो है वृत्त की बात कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो इकाई है यानी 1 के बराबर है, इसमें एक वर्ग बना गया। अब प्रश्न कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास के रूप में लेकर अर्धवृत्त खींचे गए, यानी इसको लेकर के अर्धवृत्त ऐसा खींचा गया, दूसरी भुजा को लेकर के यह अर्धवृत्त, तीसरी भुजा के लिए यह और चौथी भुजा के लिए यह अर्धवृत्त खींचा गया। 4 अर्धवृत्त और वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात है। और ये विशेष प्रकार की स्थिति क्लास के अंदर जब डिस्कशन हमारा हुआ था उस समय भी बहुत डिटेल के अंदर हम लोगों ने बात की थी। इसका जो आंसर रहेगा बेसिकली यह वर्ग का क्षेत्रफल ही रहेगा। ठीक है ना, वापस से रिपीट करता हूं कि मान लिया कहीं पर इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की बात होती है, एक वृत्त ऐसा बनाया है और उसके बाद भुजाओं को व्यास लेकर के 3 अर्धवृत्त खींचे गए और इसमें अगर ये चीज होती है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल रहने वाला है, समकोण त्रिभुज का। और अगर यही चीज आयत के अंदर होती है हमारी, तो आयत में भी वही चीज है सर, एक इस प्रकार से ये वृत्त हो गया और प्रत्येक भुजा को व्यास मान करके जब मैं अर्धवृत्त खींचूंगा और उसके बीच का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं तो यह हमारा जो रिजल्ट रहेगा वह इस आयत का क्षेत्रफल रहेगा। तो बेसिकली चूंकि वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग में यहाँ भुजा नहीं है हमारे पास में, लेकिन वर्ग में यहाँ पर मेरे पास में विकर्ण है। ये विकर्ण जो है हमारी 2 इकाई रहेगा। कारण क्या है, त्रिज्या अगर 1 है वृत्त की तो वृत्त का व्यास आपका 2 है और वर्ग का विकर्ण आपका 2 के बराबर रहेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, और 1/2 विकर्ण स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना रहा 4, 2 से 4 कट गया 2 बार और हमारा आंसर क्या रहा 2 वर्ग इकाई। अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी के द्वारा दिया जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर के डायग्राम आपको सोचना है, बाकी काम अपना आप हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है, देखिए दोनों में लिंक करने की बात कर रहा है, परिमाप का बराबर होना। आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है, आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए सर, मैं यहां पर इस अनुपात से बढ़ता हूं, आयत के लिए बात करता हूं। आयत के लिए अनुपात 1:2 है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ऐसा सोचते हुए लंबाई को 1 के अनुसार x, चौड़ाई को 2 के अनुसार 2x मान लिया जाए। प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप 4 भुजा, आयत का परिमाप 2l+b। चलिए इससे आप भुजा को ज्ञात करेंगे। 4a बराबर 2, l का मान x, b का मान 2x। 4a बराबर इनका योग 3x में 2 का गुणा करने पर 6x हो गया, तो इसलिए a का मान 6x/4, 2 के पहाड़े से काटते हुए a वर्ग की भुजा कितनी हो गई सर 3x/2, ये वर्ग की भुजा निकल के आई। वापस से ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न आयत की बात कर रहा है। आयत की आसन्न भुजाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई हुआ करता है। 1:2 आपको अनुपात दे रखा है, इनके आधार पर 1 के अनुसार x और 2 के अनुसार 2x, तो लंबाई x, चौड़ाई 2x के रूप में। ठीक है ना, तो l और b आपके पास में है, वहां से वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बराबर है, ऐसा प्रश्न कहा, तो वर्ग की भुजा हमारे पास में निकल करके आ गई। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। आयत का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है ना, चलिए आयत का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला लंबाई चौड़ाई का गुणा, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, और जब लंबाई और चौड़ाई के गुणा की बात करेंगे तो x और 2x का गुणा है, x गुणा 2x। अनुपात वर्ग के लिए जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो भुजा स्क्वायर 3/2x का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर 2x² अनुपात 9x²/4, दोनों पक्षों में x² कट जाएगा। सरल करने पर 4 का गुणा कर देते हैं 2 के साथ में और हमारा रिजल्ट रहा 8:9। ये अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। चलते हैं आगे बढ़ते हुए।
अगला जो प्रश्न है हमारा, एक फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्रति ₹400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे, यानी 400 रुपए मूल्य के रेडियो खरीदे गए हैं, ठीक है ना। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी, यानी जो रेडियो लेकर के अपनी दुकान पर आया है, 400 रुपया उसका क्रय मूल्य था, उस पर प्रश्न कहता है कीमत का 30% बढ़ा देना और उस पर 8% की छूट देना। उसका लाभ कितना है, यानी लाभ कितना प्रतिशत में दे रखा है, यानी लाभ कितना प्रतिशत है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, हमें उस 400 से कोई लेन देन नहीं है सर। आप तो प्रश्न क्या कह रहा है, 30% मूल्य बढ़ाया गया जो भी वस्तु उसके पास में आई और उसके बाद में 8% का डिस्काउंट दे दिया। लाभ का प्रतिशत एरो डायग्राम के माध्यम से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 100 लेकर के स्टार्ट करना है। पहला 30% कीमत बढ़ाना, यानी 100 रुपए का माल 130 का हो गया, उसके बाद 8% का डिस्काउंट देना है। 8% निकालना पड़ेगा मुझे, 130 का 8% दोनों का गुणा, 13 8 104 और 0 और 100 का भाग, तो पीछे से 2 अंक गिन करके दशमलव लगाना। तो 130 में से 10.4 अगर चला जाता है, घट जाता है, तो 130 में जब 10 घटा 120 और 0.4 घटेगा तो 119.6 हो गया, ठीक है। 100 के साथ में और 119.6 का कंपेयर करेंगे तो बताइए प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 19.6। अगर आप इसको 60 लिखते हैं तो 19.6 या 19.60%, ये आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वारा हुआ। रेडियो कितने का है उस मूल्य से कोई मतलब नहीं है, केवल एरो डायग्राम बनाते हुए 30% बढ़ाने पर 100 का माल 130 का और 8% 130 के ऊपर आप डिस्काउंट देंगे, 10.4 कम करना घटाना 119.6, यानी 100 रुपए का माल 119 रुपए 60 पैसे आप बेच रहे हैं, 19 रुपया 60 पैसा यानी 19.6 रुपया कमा रहे हैं, वही लाभ का परसेंट है। अगला प्रश्न है, सेबों की कीमत में कमी होने पर, देखो सेब कीमत कम हो रही है, एक व्यक्ति ₹1.25 के बजाय ₹1 में 3 सेब खरीद लेता है, यानी ₹1.25 के स्थान पर अगर जब ₹1 देता है तो 3 सेब, पहले आपको ₹1.25 में 3 सेब मिल रहे थे और उसके बाद अब आपको ₹1 में 3 सेब आपको मिल रहे हैं। कीमत में कितने प्रतिशत की कमी, और मैंने देखो बहुत स्पष्ट कहा, प्रश्न कुछ भी हो कोई भी लैंग्वेज में है, अगर मुझे प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि की बात करनी है तो अंतर को मुझे प्रतिशत में बदलना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। अंतर को प्रतिशत में पहले 1.25 था, अब 1 है। प्रतिशत कमी की बात कर रहे हैं, अंतर को प्रतिशत में बदलने की बात कर रहे हैं, अंतर को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। तो बताइए अंतर यानी कमी आपकी हो गई 0.25, ये कमी हो गई। ये कमी किस पर होती है सर, देखिए कमी हमेशा बड़े वाले मान पर होती है और बड़ा वाला मान मेरा यहाँ है 1.25 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा। चलिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद में दो अंक हैं। 25 का पहाड़ा 25 पंजा 125, 5 के पहाड़े से इसको काट लेता हूँ 20 बार और हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा सर, 20% मूल्य में कमी हो गई। ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज कुछ भी हो सर, प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि अंतर को परसेंट में बदलने की बात होती है। अगला प्रश्न देखें, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। देखिए हमारा जो अनुपात 6:5 है वह आय का अनुपात है, उनका व्यय का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है। कुल मासिक आय कितनी है, दोनों की मासिक आय का योग कितना है, ऐसा प्रश्न कर रहा है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न के अंदर जो आय का अनुपात है वहां से लेकर के हमको स्टार्ट करना है। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, मैं यहाँ पर आय की बात करता हूँ और आय का हमारा अनुपात 6:5 का अनुपात है ना, तो 6:5 के अनुसार 6 को 6x और 5 को 5x लिखना है। अब उसके बाद मुझे व्यय को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, देखिए आय जब मेरे पास में है और जब मैं कहता हूं कि 400 रुपए में बचाता हूं, अगर मैंने कहा कि मैंने 1000 रुपए कमाए और 400 रुपए बचाए तो बताइए खर्चा कितना किया, तो आप कहने वाले हैं 600 रुपए खर्च किया। तो वही काम यहां पर कर रहा हूं, आय में से बचत को घटाते हुए व्यय आ जाए। तो व्यय हमारा क्या रहा, आय है 6x, उसमें से बचत 400 कम कर दी गई। यहां पर बी की आय 5x में से उसकी बचत 400 रुपए को कम कर दिया गया, तो ये व्यय हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो व्यय का अनुपात है 6x - 400 बटा 5x - 400, ये व्यय का अनुपात 4/3 4/3 का अनुपात है। तो दोनों का व्यय निकाला, वापस ध्यान देना आय के अनुपात से स्टार्ट करते हुए 6x 5x लिखते हुए
ठीक है, उसमें से उसकी बचत को घटाते हुए ये हमारी बचत हो गई, है ना, सॉरी बचत को घटाते हुए व्यय हो गया और व्यय का अनुपात 4:3 है। चलिए वज्र गुणा करने पर हमारी स्थिति 3 और 6 का गुणा 18x माइनस 1200 बराबर 4 पंजा 20x माइनस 1600। चलिए सर छोटे को बड़े के पास में ले जाएं, 18x को 20x के पास में ले जाएं, घटाएं 2x हो गया, छोटा माइनस 1600 को इधर की ओर शिफ्ट करते हैं, प्लस का हो जाएगा, बराबर में हो गया ये 400, है ना, 1600 माइनस का प्लस का हो गया, तो 1600 में से 1200 चला गया, 400 हो गया, इसलिए x का मान 2 का भाग देते हुए 200 हो गया। अब आपका प्रश्न कह रहा है आय का योग क्या है, तो a की आय क्या है 6x, 6 गुणा 200 1200। b की आय कितनी है, b की आय 5x, 5 गुणा 200 1000। तो हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर क्या होगा, a की आय और b की आय का योग कितना हुआ सर 2200 रुपए। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहा। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है ना, आंतरिक कोण कोण बी और बाह्य कोण कोण सी के अर्धक बिंदु डी पर काटते हैं। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार की बात कर रहा है, ए बी सी ये एक त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आंतरिक कोण कोण बी, ये कोण बी का ये अर्धक, और बाह्य कोण कोण सी यानी इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए इसका ये बिंदु डी पर काटते हैं। बी डी सी अगर 50 है, बी डी सी ये 50 है, तो मुझे चाहिए कोण ए कितना है ये वाला मान। और आपने देखा होगा सर कि जब हम लोगों ने क्लास के अंदर इस डी को ओ लेकर के बात की थी, तो उस समय हमने ये बात कर रहे थे एंगल बी ओ सी बराबर जो होता है 1/2 एंगल ए, ऐसा हमने पढ़ा है। और चूंकि यहां पर ओ के स्थान पर अब डी है यहां पर, तो यहां भी ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एंगल बी डी सी बराबर 1/2 एंगल ए है। तो चलिए बी डी सी का मान 50 है, 50 बराबर 1/2 एंगल ए, इसलिए वज्र गुणा करने पर एंगल ए कितना डिग्री हो गया 100 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न के रूप में, एबीसीडी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। चक्रीय समलंब चतुर्भुज, चक्रीय का मतलब साइक्लिक और ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज है। AB पैरेलल DC है। ध्यान दीजिए सर, एक बना लेते हैं हम डायग्राम, क्योंकि बगैर डायग्राम बनाए कुछ नहीं होगा। AB DC के पैरेलल है, ऐसा ABCDC, ऐसा ABCD, ये चक्रीय और समलंबी हो गया। समलंब होने का मतलब आमने सामने की एक भुजाओं का जोड़ा समांतर हो गया, और चक्रीय है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो गए। प्रश्न कह रहा है AB वृत्त का व्यास है। अच्छा, इसमें AB को और थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाना है, मुझे वृत्त के व्यास के रूप में बनाना है। तो ये स्थिति हो गई सर, ये वाला सर, है ना। तो AB यहां पर DC ये पैरेलल की बात हो रही है, और यह वृत्त का व्यास है, ऐसा O की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, कोण CAB 30 डिग्री है। कहीं है क्या CAB, यानी इसको जब मैं मिलाऊंगा तो CAB यह कोण आपको दे दिया है 30 डिग्री। ADC कितना है, ADC यह कोण कितना है, इस कोण को ज्ञात करना। चलो हो जाएगा सर आसानी से, है ना। उम्मीद करता हूं कि क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले एक नंबर पर यह कोण निकालना है, और एक नंबर पर जो निकला कोण वह 90 डिग्री। लॉजिक सुन लें आप, ये क्यों निकला है। अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, समकोण होता है। एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये कोण आपका एंगल 1 पर 90 डिग्री निकल गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यह कोण मुझे निकाल देना चाहिए। भाई देखो त्रिभुज है ABC, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो कोण दो 180 में से एक कोण 30 आपको दिया था, एक 90 हमने सोचा था, घटाने पर ये 60 डिग्री हो गया सर। और तीसरा जो लॉजिक लगेगा चक्रीय चतुर्भुज के अंदर लॉजिक लगने वाला है। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में लॉजिक क्या लगने वाला है, अभिमुख कोण कैसे होते हैं, संपर्क होते हैं। आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपके दिमाग में आए कोण B और कोण D, इन दोनों का योग 180 है, जिसमें से कोण B अभी 60 निकाल दिया, और कोण D मुझे निकालना है। 60 का पक्षांतर करने पर कोण D आपका 120 डिग्री। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो प्रकार के लॉजिक लगे, एक अर्धवृत्त का कोण का समकोण होना, उसके माध्यम से कोण B निकल गया,
और अभिमुख कोण चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोण ये संपूरक होने पर ये बी है, वो भी आप निकाल चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात हो रही है, हमारा अगला प्रश्न 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में, 17 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं खींची गई है, दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही और है, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए सर, हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग डायग्राम की बात कर लेते हैं एक बार, या चलो एक ही डायग्राम बात कर लेते हैं। यह 17 सेंटीमीटर त्रिज्याओं में दो जीवाएं हैं, देखो ये एक तो है ए बी, ये एक जीवा, और दूसरी दूर बना लेते हैं इस प्रकार से सी डी। यह ओ केंद्र है, यहां से लंब डाल देंगे, ये पी हो जाएगा, यह आपका क्यू हो जाएगा। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, तो ये 17 हो गई ओ से ए, और ओ से सी भी कितनी हो गई, 17 हो गई। एक बात अब आप ध्यान करें कि एक 30 सेंटीमीटर है, तो ए से पी आपका 15 हो जाएगा, और दूसरी अगर 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो यहाँ पर 16 का आधा 8 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान करें भाई, केंद्र से डाला गया जो लंब होता है, ये लंब की बात कर रहे हैं, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर ए बी का मान अगर आपका 30 है, तो उसका आधा हिस्सा 15 हो जाएगा, और अगर सी डी जीवा 16 है, तो उसका आधा हिस्सा 8 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा प्रश्न कह रहा है पी क्यू की लंबाई क्या होगी। तो चलिए, ये आपकी ओरिजिनल स्थिति है सर। मैं इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करता हूँ, ध्यान दीजिए, ये केंद्र बिंदु ओ है, ये अगर ए बी जीवा है, मैंने यहाँ से लंब डाल दिया ओ पी के रूप में, ये आपका 17 है, ए से पी तक की लंबाई हमारी 15 है। मैं इस ओ पी को ज्ञात करना चाहता हूँ, तो ओ पी की जो लंबाई रहेगी वह पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के आधार पर आप 8 देने वाले हैं। वर्गमूल में 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटा दें, या 8 15 17 में 17 कर्ण होने पर ओपी का मान 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाए। चलिए इसी प्रकार से दूसरी स्थिति को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये वृत्त है हमारा, ठीक है, और यहां पर एक जीवा सीडी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बिंदु ओ है, यहां से जो लंब डाला गया वो बिंदु क्यू पर गया, ये 17 है और यह 8 है। तो फिर से वही बात हो रही है सर, ओ क्यू या तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की बात करें। 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर कम करने पर 8 15 और 17 का पैर बनता है, तो ये 15 हो गया। देखिए, जब प्रश्न कह रहा है कि जीवाएं केंद्र के एक ही और है, ठीक है, उनके मध्य की दूरी, तो हमारा जो आंसर रहेगा, ये दो परिणाम आए उसको घटाना है। जब केंद्र के एक और होता है, केंद्र के एक और होने की स्थिति में दोनों घटाओगे, और अगर जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है तो दोनों परिणामों को आपको जोड़ना होता है। तो यहां से आपका आंसर क्या रहा सर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आसान सा सवाल था, लगभग आप लोगों की जानकारी में ये होगा। आगे बढ़ते हैं। x - 2 x - 9 का न्यूनतम मान क्या है। ध्यान दीजिए सर, x - 2 x - 9, पहला काम मैं इसको गुणा करता हूं और एक द्विघात बहुपद या द्विघात व्यंजक को बनाने की बात करता हूं। x स्क्वायर माइनस 9x - 2x 9 और 2 का गुणा 18, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, ये आपका द्विघात व्यंजक बनता है। अब ध्यान दीजिए सर, इसके लिए एक विशेष प्रकार की स्थिति मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, हमारे पास में द्विघात व्यंजक है आपका, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a ग्रेटर देन 0 होता है। a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है x स्क्वायर का पद आपका जब धनात्मक होता है, ठीक है ना, का न्यूनतम मान जो होगा वह 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a होता है। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। द्विघात बहुपद न्यूनतम मान 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a रहेगा। ये कब रहेगा न्यूनतम मान, जब a आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी x स्क्वायर का पद धनात्मक है। यही फॉर्मूला होगा अगर a लेस देन 0 है, तब भी फॉर्मूला यही है, लेकिन उस स्थिति में यह फॉर्मूला आपका अधिकतम मान को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो महत्वपूर्ण बात है, ये चीज याद होनी चाहिए, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। चलिए इसी को आप अप्लाई करते हैं, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4। a का मान 1 है, c अचर पद है 18, माइनस बी स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर अपॉन में 4, a का मान 1। चलिए गुणा करने पर 18 और 4 का गुणा 72,
-11 का स्क्वायर 121, लेकिन इस माइनस से गुणा होने पर वह माइनस का 121 बन गया, अपॉन में 4, घटाने पर 9 और 2 11 हासिल 1, 8 और 4 12, -49/4, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। तो ध्यान देना, द्विघात बहुपद जब भी होता है उसका न्यूनतम मान, ये फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए सर, ठीक है। और फॉर्मूला है 4ac - b²/4a। अगला प्रश्न है x + y + z 6 के बराबर है, x² + y² + z² 20 के बराबर है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या होगा। चलिए सर जल्दी से देखें भाई, जो चीज आपको दे रखी है उसमें x + y + z आपका 6 के बराबर है, मुझे इसका वर्ग करना है, ठीक है। और जैसे ही वर्ग करेंगे तो x + y + z का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 3 पदों का वर्ग यानी तीनों का स्क्वायर, x² होगा + y² होगा + z² होगा, दो के गुणा का दुगुना है ना, तो 2xy हुआ + 2yz हुआ 2zx हुआ बराबर 36। देखिए x² + y² + z² इसका मान भी मुझे दे रखा है। देखिए x² + y² + z² का मान 20 के बराबर मुझे दे रखा है, तो इसको लिख दूंगा 20 + 2 कॉमन करते हुए xy + yz + zx बराबर 36। पहला काम 20 का पक्षांतरण, 36 में से 20 घटेगा 16 आएगा, तो 2xy + yz + zx, 36 में से 20 घटाने पर 16, 2 से 16 हमारा कट जाएगा 8 बार, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, xy + yz + zx 8 के बराबर हुआ। तो पहला और महत्वपूर्ण परिणाम हमें इस प्रकार से प्राप्त करना है। वापस से रिपीट करता हूं, यहां तक जो आपके पास में x + y + z इनका योग 6 था, इसका वर्ग मुझे करना है, ठीक है। वर्ग करने पर 6 पद होंगे प्रसार में, तीनों का स्क्वायर, दो के गुणा उसका दुगुना होगा। पहले x² y² z² जो 3 पद उनका योग प्रश्न में दे रखा है, 2 कॉमन लेते हुए xy yz और zx का योग ज्ञात करना है। अब चलिए हम अपने प्रश्न के आंसर की बात करते हैं। x³ + y³ + z³ - 3xyz इसका मान मुझे चाहिए, ठीक है जी। चले देखते हैं, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है x + y + z। एक चीज तो ये हुई, फॉर्मूले में x² + y² + z² माइनस दो का गुणा xy - yz - zx। गौर कीजिए सर, ये चीज जो हुई x + y + z तो हो गया, दूसरे पद में पहले 3 पदों का एक समूह बनाते हुए x² + y² + z², अंतिम 3 पदों में से माइनस कॉमन लेते हुए xy + yz + zx, ठीक है। चलिए इनके अंदर मान रखते हैं, x + y + z का मान प्रश्न देता है हमें 6, x² y² z² का मान प्रश्न देता है 20, माइनस xy + yz + zx का मान हमने निकाल दिया 8 के रूप में, 8। तो कुल मिलाकर के 6 गुणा 20 में से 8 गया 12, और 12 का 6 से गुणा 72, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स और रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तीसरा अनुपात क्या है। भाई दो संख्याएं और तृतीय अनुपाती की बात आपका प्रश्न करता है, और तृतीय अनुपाती तभी होता है जब ये वित्तानुपात की स्थिति में होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स पहला हो गया अनुपात, या इसका ऐसा कर लेते हैं, x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो a है यह हमारा तीसरा अनुपात कह देते हैं। भाई वैसे तो जनरली x के रूप में मानते हैं, लेकिन x चूंकि प्रश्न में आ गया इसलिए a मान लिया। अब अगर ये 3 है तो 3 पद जो होते हैं वो आपके किस में होते हैं सर, वित्तानुपात में हुआ करते हैं। और जब वित्तानुपात में पद हैं तो इसको आपको मध्य वाले पद को रिपीट करते हुए मुझे इसको समानुपाती में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो पहला पद x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। उसके बाद में अनुपात, दूसरा जो पद हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपात, दूसरे जो मध्य वाला पद है उसी को रिपीट करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अनुपात a। और यहाँ पर जब ये समानुपात में बदल गए
तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो a का गुणा x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स के साथ में बराबर में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में। चलिए सर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास हम लोग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या पोजीशन बनी है, ए एलसीएम के रूप में एक्स वाई आपका लसअप, एक्स एक्स का गुणा होगा एक्स स्क्वायर, वाई वाई का गुणा होगा वाई स्क्वायर, और जब इसको गुणा करूंगा तो ये वर्गमूल से वर्गमूल हटते हुए है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। लेफ्ट और राइट दोनों स्थानों पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंश में है, कट गया तो पोजीशन बनी ए गुणा 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए का मान क्या हो गया सर, एक्स वाई, यानी आपका जो तृतीय अनुपाती हो गया ऑप्शन नंबर ए एक्स वाई के साथ में दिया जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, घोड़े को खंबे से बांधा है, रस्सी के द्वारा बांधा गया है, घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है, गोल का मतलब वृत्ताकार रूप में घूमता है, और 88 मीटर की दूरी तय करता है जब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित होता है। देखिए हमारी स्थिति ये बन रही है भाई, यहां पर एक खंबे से घोड़ा बांध दिया गया और वहां पर प्रश्न कह रहा है कि जब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित होता है तो घोड़ा जो ए से बी तक यहां पर घूम रहा है, ये दूरी जो रहती है आपकी वह कितना है, 88 मीटर रहता है। रस्सी की लंबाई यानी आर ज्ञात करना है, और आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा सर कि भाई हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर ये त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई है, एल आपका 88 है, और एल का जो फॉर्मूला होता है वह पाई आर थीटा बटा 180 के बराबर दिया जाता है। भाई आपका फॉर्मूला तो यही ना, पाई आर थीटा बाई 180 त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। चलो इसके अंदर मान रखते हैं, क्योंकि पाई नहीं है तो पाई का मान रखते हुए 22/7, आर का मान रखना है मुझे, आर ज्ञात करना है, थीटा आपका 72 हो गया, बटे में 180 हो गया, बराबर में 88 हो गया। चलिए इसको हल करते हैं। 36 का पहाड़ लगाया 2 बार और 36 के पहाड़े से 5 बार, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद में 22 का पहाड़ा, ये चलो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ये पोजीशन हमारी है 22/7, आर गुणा 2 बट्टा 5 बराबर 88। आर चाहिए सर, 88 गुणा 7 गुणा 5 पक्षांतरण 22 गुणा 2, तो 22 का पहाड़ा 22 चौक 88, 2 से 4 कट गया 2 बार, और आर बराबर 35 का 2 से गुणा कितना बना 70, और हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया सर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई दे रखी थी। हमारे गणित की भाषा के अंदर त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला पाई आर थीटा बाय 180 का मान आपके पास में था। सब कुछ वैल्यू को रखते हुए आर निकल जाएगा। एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही संतरे और भी खरीदता है। ध्यान दीजिए, उतने ही संतरों की बात कर रहा है। देखिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से कह रहा है 10 रुपए में 4 खरीदता है, फिर से हम बात कर रहे हैं 10 रुपए में 5 खरीदता है, यानी खरीदने की बात कर रहा है, क्रय करने की बात कर रहा है, और वह 20 रुपए में 9 की दर पर बेचता है। 20 रुपए में 9, ये उनको बेचने की बात करता है, विक्रय। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो उतना ही शब्द आना, मैंने कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जब तक ये शब्द नहीं होगा, जब तक संतरों की संख्या दोनों दुकानों से खरीदने वाली बराबर नहीं होगी, हम अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो उतने ही, अब उतने का मतलब कितने, उसके लिए हम यहाँ पर एलसीएम लेते हुए बात कर रहे हैं, और एलसीएम यानी इनका गुणा 5 और 4 का गुणा 20, 20 का 9 से गुणा 180, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालने की बात करेंगे पहली दुकान से 10 रुपए में 4 के भाव से 180 संतरों की बात करूंगा, 10/4 गुणा 180, प्लस दूसरी दुकान का सौदा फिर से वही 10 रुपए में 5 के भाव से 180, तो 10/5 गुणा 180 क्रय मूल्य निकल रहा है। 4 का पहाड़ लगाता हूं मैं 45 बार, 5 का पहाड़ लगाता हूं मैं 36 बार, ठीक है ना, और जब मैं इसको गुणा करता हूं तो 450 और 360 का योग है, 450 प्लस 360 जोड़ने पर 0, 6, 5, 11 हासिल 1, 810 रुपया, ये उस सौदे का क्रय मूल्य हो गया 810 रुपए।
अब ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। बेचते समय ध्यान दीजिए सर, यहां पर 20 रुपए में 9 के भाव से स्टार मार्क 180 नहीं 360 बेचेगा, क्योंकि पहली दुकान से 180 संतरे वो खरीद चुका है, दूसरे से 180 खरीद चुका है, दोनों को जोड़ने पर कुल 360 बेचने के लिए अवेलेबल हैं। तो 20 रुपए में 9, 20/9 गुणा 360, इसको ध्यान देना, 9 के पहाड़े से 9 चौक 36 0, यानी 800 रुपए बेचने का भाव हुआ। तो 810 में खरीदना है, 810 रुपए में बेचना है। तो मुझे बताइए हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है सर? 10 रुपए की हानि किस पर हो रही है? 810 रुपए के क्रय मूल्य पर गुणा 100। 0 से 0 काट दिया, 81 का भाग देंगे, 1 सही 19 पीछे बचेगा, 19/81% हानि। और आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर 1 के माध्यम से अपना उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। ध्यान दीजिए, अल्कोहल पानी का अनुपात 1:4, टोटल मिश्रण है 15 लीटर। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? देखिए, शुरुआत में अनुपात की बात की और लास्ट के अंदर प्रतिशत को निकालने की बात की। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जो यहाँ पर बंटवारा करते हैं, इनिशियल 15 लीटर था और 15 लीटर में अल्कोहल है और वाटर है, पानी है, समझ गए? और ये अनुपात कितना है? 1:4 है। चलिए इसका बंटवारा करता हूं मैं। तो आपके दिमाग में आएगा 15 किसके बराबर हुआ? 15 5 के बराबर हुआ, क्योंकि 15 टोटल वॉल्यूम है जो 1 और 4 के रूप में बटा हुआ है। ठीक है, 1 + 4 5 के बराबर, गुणा 1 करने पर 5 का पहाड़ा लगाया 15 में 3 बार, तो अल्कोहल 3 है और 15 में से 3 को घटाने पर पानी 12 है। ये इनिशियल पोजीशन आपकी बनी। लेकिन अब आपका प्रश्न कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। देखिए, पानी को 3 लीटर मिला दिया गया तो फाइनल पोजीशन क्या बनी? 3 लीटर अल्कोहल और 12 और 3 15 और टोटल हो गया आपका 18 लीटर। अब आपका प्रश्न कहता है अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? बताइए, अल्कोहल 3 लीटर है, कितने में से? 18 लीटर में से 3 लीटर है। 3 लीटर टोटल 18 में से है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर दिया। 3 के पहाड़े से 18 कट गया सर 6 बार, 2 के पहाड़ा 3 और 50 बार, और 50 में 3 का भाग देने पर 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। यानी कुल मिलाकर के 15 का बंटवारा अल्कोहल और पानी के रूप में करते हुए, पानी की मात्रा में 3 लीटर पानी मिलाते हुए, टोटल वॉल्यूम और अल्कोहल को देखते हुए अल्कोहल का प्रतिशत हमने निकाला। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। अब ध्यान दीजिए सर, 8 वर्ष की बात हो रही है और 100% की वृद्धि होने का मतलब है 100 रुपए पर 100 रुपया कमा लेना। 100% का 100 पर 100 कमाना, 5 रुपए पर 5 रुपए कमाना। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी दर पहले निकालना है सर। ठीक है भाई, गौर कीजिए, हमारा प्रश्न पहला हिस्सा प्रश्न में साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 100% वृद्धि होने की बात कर रहा है। इसका मतलब 100 रुपया पर साधारण ब्याज 100 होना, इसकी बात आपका प्रश्न करता है। ठीक है, तो यहां से रेट जब निकालेंगे, हम बात करते हैं प्रश्न का ब्याज बटा हमारा ब्याज की बात करने वाले हैं। तो प्रश्न का ब्याज 100 रुपया, हमारा ब्याज 100 का 8 वर्ष होने पर 8%, जो कि 8 के बराबर रहा। ठीक है, 4 का पहाड़ लगाया 2 25, यानी दर जो रही हमारी वो 12.5% दर रही। और प्रश्न कह रहा है 2 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो अब दूसरा पार्ट जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों की बात कर रहा है। 2 वर्षों के लिए हमारा फॉर्मूला 2 + 1 की बात हो रही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते आगे बढ़ेंगे। पहले रिक्त स्थान में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं 8000 का 12.5% की बात करनी है। और 12.5% का मतलब आपने देखा होगा 8 का भाग होता है, और जब मैं इस 8000 में 8 का भाग दूंगा तो यहां पर 1000 हो गया। और उसके बाद फिर 12.5% की बात फिर से करूंगा, फिर से मैं 8 का भाग देने की बात करूंगा और 1000 में 8 का भाग देने पर 125 हो गया। ठीक है, जोड़ते हुए 2125, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया।
देखिए बात समझ में आई ना सर। पहला प्रश्न दर को ज्ञात करने की बात, कहां से? साधारण ब्याज के द्वारा। 100% ग्रोथ होने का मतलब 100 पर 100 रुपए कमाना, तब 200 होगा। 100% ग्रोथ आपको नजर आ रही है, तो 100 पर 100 कमाना, ब्याज आपका 100 और 8 वर्ष की बात हो रही है, तो 8 का भाग देते हैं 12.5% और 2 वर्ष के लिए 2 1 का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हुए, यदि संख्या पी क्यू से 5 अधिक है, यानी पी संख्या है क्यू से 5 अधिक है और पी और क्यू के वर्गों का योग 55 है, तो पी और क्यू का गुणनफल क्या होगा? चलिए देखते हैं सर। हमारा जो प्रश्न कह रहा है पी क्यू से 5 अधिक है। देखिए पहली स्थिति, पी जो है वो क्यू से 5 अधिक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। एक बात, पी और क्यू के वर्गों का योग 55 है। दूसरी बात ये है कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आपका किसके बराबर है? 55 है। ठीक है, एक काम करते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है ना, कि पी क्यू से 5 अधिक को ऐसा लिख सकते हैं, P माइनस क्यू बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, मैं यहां पर करना चाहता हूं समीकरण नंबर 1 का वर्ग, और जैसे ही समीकरण नंबर 1 के वर्ग की बात करेंगे, वापस ध्यान देना, P क्यू से 5 अधिक है, P बड़ा है क्यू से, अधिक कम अंतर है 5 का, तो बड़े P में से छोटा Q घटाएंगे तो 5 आ गया, और उनके वर्गों का योग 55। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 1 का वर्ग करना चाहता हूं, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर सामने 5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्रसार के 3 पद, एक पी स्क्वायर हुआ, एक क्यू स्क्वायर हुआ, माइनस का 2pq हुआ, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। देखिए इसका जो मान है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका दिया है आपको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और ये मान हो गया 55 माइनस 2pq बराबर 25। 55 का पक्षांतरण, 25 में से 55 घटेगा तो माइनस का 2pq बराबर माइनस 30 हो गया। माइनस माइनस काटते हुए pq का मान 30/2 बराबर कितना हो गया? 15। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया सर। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया, है ना। कितना आसान सा प्रश्न है भाई। उनका गुणा चाहिए था, पी क्यू का मान चाहिए था, जो ऑलरेडी आ चुका है हमारा। भाई पूरा सवाल आपको करना नहीं है, द्विघात समीकरण को जैसे हम हल करते हैं वो पोजीशन आपकी नहीं बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए, हमारा प्रश्न है a प्लस 1/a-2 बराबर 4 है, तो a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर क्या है? ध्यान दीजिए, जो चीज दे रखी है a प्लस 1/a-2 बराबर 4 है, जो पोजीशन यहां पर है वही पोजीशन मैं यहां पर कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, 2 इधर घटाया मैंने, 1/a-2 बराबर सामने भी 2 घटाया। देखिए लेफ्ट के अंदर जब मैंने a में से 2 घटाया तो राइट में भी घटा दिया, तो हमारी पोजीशन क्या बन रही है? a-2 प्लस 1/a-2 बराबर 2। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये है, तो इसलिए इसका वर्ग रूप चाहिए मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा है, पी स्क्वायर माइनस 2 आपका फॉर्मूला है, और p का रोल कौन प्ले कर रहा है? p का जो रोल है वह 2 के द्वारा प्ले किया जा रहा है, तो ये पोजीशन बनेगी 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, और ये परिणाम रहा जब मैंने उसको x के रूप में सोचा। x प्लस 1/x 2 होने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी 2 के बराबर रहा। अब x का मान हमने किसको सोचा था? a माइनस 2 को, इसलिए a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर बराबर 2, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर रहा। चलें आगे बढ़ते हुए, अगला प्रश्न हमारा 3807 की घात 194 गुणा 932 की घात 84 के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा होगा? देखिए जब इकाई स्थान की बात की जाती है तो क्या डिस्कशन हमारा होता है? 3807 की घात 194 गुणा 932 की घात 84, इकाई अंकों के लिए यहां से इकाई अंक ले लिया जाता है 7। अंश के अंदर 4 का भाग देने पर जो शेष होता है ना, जो पावर है 194, उसमें 4 का भाग देने पर शेष क्या है उसको लिखना होता है। तो देखिए 4 का भाग जाएगा 23 बार, है ना, और शेष रहेगा 2, तो मैं उसको लिखूंगा। यहां से भी इकाई का अंक 2 लिखना है, और इसमें 4 का भाग देना, तो भाग पूरा पूरा चला जाता है सर। और ध्यान दीजिए अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो मुझे उसको शेष 0 नहीं लिख करके 4 लिखना होता है। ये चीज आपने डिस्कस की होगी। तो 7 का स्क्वायर 49, 2 की घात 4, 2 को 4 बार लिख के गुणा करना 16, और जब इकाई अंक है
तो केवल इकाई अंकों की बात करनी है, 9 छंग 54, और इसमें इकाई का अंक क्या हो गया सर? हमारा उत्तर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा। वापस ध्यान दीजिए, जब भी इकाई के अंक को ज्ञात करना है, जो आधार होता है उसमें इकाई का अंक लिखना होता है, जो पावर है, घात है, उसमें हमेशा 4 का भाग देना होता है, हमेशा 4 का भाग। मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, 4 का भाग देने पर भाग कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, भाग देने के बाद कितना शेष बचा उसको पावर में लिखना है। शेष में 1, 2 या 3 बच सकता है, या शेष नहीं बच सकता है। जब 1, 2, 3 बचे तो 1, 2, 3 लिखना, और शेष नहीं बचे तो 4 आपको लिखना है, जो मैंने यहां पर लिखा। इकाई अंकों में केवल इकाई अंकों का गुणा करते हुए इसमें भी जो इकाई अंक है वो आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न ऐसा है सर, m वर्गमूल m गुणा m क्यूब भाग m की घात -3/2 बराबर m की घात a+2 है, और हमारा प्रश्न है a के कुछ पावर पद क्या मान ज्ञात करना। तो पहला काम देखें a कितना है, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर? देखो, जब इसको हल करता हूं तो m की घात 1 है, और वर्गमूल m का मतलब m की घात आधी है, ठीक है, गुणा m क्यूब है, और भाग m की घात -3/2 है, ठीक है जी। अब गौर कीजिए, हम लोग क्या कहने वाले हैं भाई, अगर आधार समान है, जैसा कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में सभी पदों के अंदर आप देख रहे हैं आधार m है, गुणा की क्रिया होती है घातें जुड़ती है, और भाग की संक्रिया होती है घातें घटती है। तो पहले वाले पद जो है ये गुणा में है, तो यहां तक की तो घातें जोड़ दें। m की पहली पावर देखो ये 1 है, फिर आधा है, फिर 3 है, इनको जोड़ना, और उसके बाद में भाग की संक्रिया में घात घटती है, तो ये घात इस प्रकार से मैंने घटा दी, सही है जी। गुणा में सब पावर्स को जोड़ते हुए और भाग आने पर उस घात को घटा करके लिख दिया। तो m की घात हो गई 4 प्लस आधा। 4 कहां से आया? 1 और 3 का योग 4 प्लस आधा हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस होते हुए 3/2 हो गया, बराबर m की घात a+2। चलिए इसको जब जोड़ूंगा तो ये 3/2 यानी 1.5, डेढ़ और आधा जोड़ने पर 2, 4 और 2 ये 6 हो गया सर। तो ये पोजीशन बन रही हमारी m की घात 6 बराबर m की घात a+2। अब मैं यहां से तुलना करता हूं, दोनों पदों लेफ्ट और राइट आधार m समान है, उसको छोड़ते हुए 6 बराबर a+2 हो गया, तो इसलिए a का मान हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। अब चलिए अपने आंसर की बात करते हैं। a की घात a+2, a 4 है, 4 + 2, 4 की घात 6, और 4 को जब 6 बार लिख के गुणा करेंगे तो बेसिकली 2 की घात 12 हो गया, और 2 की घात 10 जो होता है वो 1024, उसका डबल 2048, और उसका भी डबल यानी 4096, यानी 4 को 6 बार लिख के गुणा करेंगे तो 4096। ये आप कैलकुलेशन जरूर देख लेना, अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। कुल मिलाकर के वर्गमूल का मतलब आधी घात से हुआ, आधार समान गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ना और भाग की संक्रिया में घातों का घटाना, इन कॉन्सेप्ट को लगाते हुए दोनों पक्षों को कंपेयर कर लिया। आधार m छोड़ते हुए a+2 6 के बराबर करते हुए a का मान निकल गया 4, और a का मान रखने पर आपके प्रश्न का उत्तर भी आ गया। अगला प्रश्न देखें, एक वृत्तारेख है, यानी पाई चित्र की बात कर रहा है, अलग अलग सेक्टर्स आपको दिए हुए हैं सर। देश में प्रति रुपीज 1000 करोड़ का विभिन्न सेक्टरों में आवंटन है, कृषि सेक्टर का व्यय कितना है? देखिए हमें कृषि सेक्टर की बात की जा रही है, और कृषि के लिए यहाँ पर डिग्री में 72 है, कुछ भी नहीं करना है सर, जैसे प्रतिशत होता है, अनुपात होता है, उसी प्रकार से मुझे बताइए। कृषि की अगर बात करता हूँ तो कृषि में कितना डिग्री है? 72 डिग्री है। कितने डिग्री में से है? 360। क्योंकि आपकी जानकारी में होना चाहिए जितने भी सेक्टर्स आपके पास में हैं उन सभी के लिए परिणाम दो प्रकार से हो सकता है, या तो डिग्री में हो सकता है या प्रतिशत में हो सकता है। अगर डिग्री में है तो सभी डिग्री का योग 360 के बराबर होगा, और प्रतिशत में तो सभी प्रतिशत का योग 100 के बराबर होगा। चूंकि हमारा प्रश्न यहाँ पर डिग्री में है तो 72 बटा टोटल डिग्री कितनी है? 360। उसको जोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। टोटल अगर पाई चित्र है, वृत्तीय डायग्राम है, तो एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। तो 72 बटा 360, और किससे गुणा करें सर? हम गुणा करेंगे 100, और यूनिट है करोड़, 100 नहीं 1000 है सर, ठीक है ना। तो चलिए 72 के पहाड़े से इसको काट लेते हैं 5 बार, 5 के पहाड़े से इसको काट लेते हैं 200 बार। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा? हमारा उत्तर रहा 200 करोड़।
ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर रहा। अगला प्रश्न, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। दो अंकों की संख्या है, अंक जो भी हैं उनका योग 8 है। इस संख्या और अंकों को उलटकर प्राप्त की गई संख्या का अंतर 18 है। देखिए अंतर की बात करना है, घटाना है। जो संख्या आपको दे रखी है और अंकों को उलटने पर जो संख्या आएगी उनके बीच का जो गैप बनेगा, डिफरेंस बनेगा, वो बड़े में से छोटे को घटाने पर 18 बनेगा। मूल संख्या कितनी है? तो चलिए दो स्थितियां। पहली शर्त है, आप इसको ऑप्शन के माध्यम से करते हुए, योग 8 है और पता लगा 4 + 4 8 है, 6 + 2 8 है, 5 + 3 8 है, 7 + 1 8 है। अब कह रहा है संख्या और उलटने पर अंतर आपका कितना बनेगा? 18 बनेगा। तो संख्या 44 और उलटने पर भी 44, अंतर जो है वह आपका 0 है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हुआ। संख्या 62 है, उलटने पर 26 हो गया। 62 में से 26 को घटाने पर ये परिणाम 36 रहा। 6 6 12, हासिल 1, 4 और 2 6, जबकि वहां 18 अंतर आना चाहिए, ये 36 भी नहीं आ रहा है। देखिए संख्या 53 है और इसको उलटने पर 35 हो जाएगा। अब इसका अंतर देखें, 53 में से 35 का डिफरेंस 18। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर है। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम की बात होती है, हम ऑप्शन के माध्यम से प्रश्न को हल करें, जो शर्त है उसको अप्लाई आप कर दें। एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या है? तो चलिए सबसे पहली बात हमारी हो रही है लीप वर्ष। अब ये लीप वर्ष का मतलब क्या है सर? लीप वर्ष का मतलब है 366 दिनों का एक वर्ष। ध्यान दीजिए, लीप वर्ष यानी कि 366 दिन की बात करेंगे। 366 दिन के हम दो हिस्सों को करने की बात कर रहे हैं। 366 दिन में 52 सप्ताह पूरे पूरे होंगे और उसके साथ में 2 दिन अतिरिक्त होंगे। 52 सप्ताह पूरे होने का मतलब है 52 वार, है ना? सभी वार 52 वार होने वाले हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो भी वार होगा 52 सप्ताह होने का 52 वार होगा। अब सारा खेल हमारा इस 2 दिन पर है। 2 दिन में अगर वो वार नहीं आता है तो वो वार 52 वार रह जाएगा, और अगर 2 दिन में वो वार आ जाता है तो वो 53वां वार हो जाएगा। यानी जब आपका प्रश्न 52 की संख्या की बात करता है तो इसका मतलब जो घटना, जिस वार की बात की जा रही है उसका नहीं आना है, और जब 53 की बात करता है तो जो वार आपका उल्लेख किया गया उस वार का आना है। तो हमारी जो बात हो रही है 2 दिन की कुल घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है, सारा खेल हमारा उस 2 दिन पर है। 2 दिन की घटनाओं में संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। यानी कुल जो घटनाएं होगी वो हमारी 7 होगी। अब हमारा प्रश्न कह रहा है 53 रविवार। अब देखिए रविवार सोमवार से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 53 की संख्या से, और 53 की संख्या होने का मतलब है उस वार का आना। रविवार आना ये हमारे लिए अनुकूल घटना है। और रविवार जो आएगा वो एक पोजीशन ये है जिसमें आपका रविवार आ रहा है, और दूसरी पोजीशन ये है सैटरडे और संडे वाली पोजीशन जिसमें रविवार आ रहा है। तो 2 घटनाएं ऐसी है जिसमें रविवार आ रहा है, ये हमारे लिए अनुकूल घटना रही। तो हमारा आंसर क्या रहा? अनुकूल घटनाएं 2 और कुल घटनाएं 7। तो 2/7 ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, लीप ईयर वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हुए, 3 सिक्कों के एक उछाल में तथ्यतः 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। भाई 3 सिक्कों को आप उछाल रहे हैं। देखिए एक सिक्के के उछालने पर 2 घटनाएं, 2 पर 2 × 2 4 है, और 3 पर 2 × 2 × 2 8 है। तो जब मैं इसके लिए बात करता हूं कि जब भी आप सिक्के उछालते हैं एक टेबल के बारे में आपको बात करनी चाहिए, ठीक है ना? और टेबल के अंदर हेड और टेल ये संख्या 0 1 2 3, यानी 0 से स्टार्ट करना और वहां तक जाना है जितने सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है? और यहां पर उसकी अनुकूल घटनाओं की बात करते हैं हम लोग। अनुकूल घटनाएं, भाई टोटल जो है, टोटल कितना है आपके जानकारी में? भाई टोटल जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो टोटल हमारा 8 रहा, 2 × 2 × 2 के माध्यम से, ठीक है? अब इसको लिखने का तरीका, एक ऊपर लिखना हमेशा, एक नीचे लिखना हमेशा, एक के पड़ोस में वो संख्या लिखना जितने सिक्कों की संख्या है। तो 3 सिक्के हैं और हमारा प्रश्न कह रहा है तथ्यतः 2 चित आना, 2 पट आना, ये अनुकूल घटना 3, और कुल घटनाएं कितनी है? 8। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा?
3/8 ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। चलिए आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, यदि x और 1/x का माध्य m है, x और 1/x की बात कर रहा है, माध्य आपको दे दिया है, और x³ और 1/x³ का माध्य क्या होगा। देखिए जो दिया है वहां से शुरुआत करें। हमें दे रखा है x और 1/x का माध्य m के रूप में दे रखा है। इसका मतलब माध्य का अभिप्राय दोनों का योग बटा 2 बराबर m है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x + 1/x 2m के बराबर हो गया। ये एक परिणाम हमारे पास में बन करके आ गया। ठीक है जी। अब जो को मुझे क्या ज्ञात करना है सर? मुझे ज्ञात करना है x³ और 1/x³ का माध्य। तो जिनका माध्य मुझे ज्ञात करना है उनके योग की बात मुझे करनी पड़ेगी। x³ + 1/x³ में 2 का भाग देना है। तो देखो क्या मिसिंग है सर, अभी तक मेरे पास में वैल्यू x + 1/x की है, लेकिन मुझे जो मान चाहिए प्रश्न को हल करने के लिए वो x³ + 1/x³ का मान चाहिए। इसका मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आपके दिमाग में आना चाहिए सर स्टार मार्क के साथ में कि x³ + 1/x³ का मान किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? p³ - 3p के फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, p³ का मतलब है 2m का होल क्यूब - 3 और p का मतलब है 2m। गुणा करने पर इसका क्यूब करने पर 8m³ - 6m की बात हो गई। यहां से 2m कॉमन आ जाएगा, 4m² - 3 रह गया सर पीछे, है ना। 2m कॉमन आने पर 4m² - 3 कॉमन आप समझते हैं। और जब ये मान आ चुका है तो इसके अंदर आपको इसको रिप्लेस करना है। 2m 4m² - 3/2, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, जो पीछे बचा वही आपका आंसर है। m × 4m² - 3 ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं की बात कर रहा है। हमारे पास में संख्याएं हैं 10, 7, 8, 5, 6, 8, 5, 8, 6 के लिए कौन सा कथन सत्य है? माध्य माध्यिका का बराबर है, बहुलक बराबर है। तो तीनों को निकाल दो, उसके बाद अपना परिणाम निकाल दें। ठीक है ना। तो चलिए माध्य की बात करना है, तो माध्य यानी प्रेक्षणों के योग की बात करेंगे। 10, 7, 8, 5, 6, 8, 5, 8, 6 बटा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। मैं इसको जोड़ता हूं सर। 10 और 7 17, 17 और 8 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 और 8 44 और 5 49, 50 और 7 57, 57 और 9 हो गया 63 बटा 9। तो माध्य जो है आपका 7 हो गया। माध्यिका के लिए सबसे पहला काम करना है, आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम को लिखते समय देखिए सबसे छोटा 5 है, 5 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद 6 लिखूंगा 2 बार, फिर 1 बार 7 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा 3 बार, उसके बाद 10 लिखूंगा। 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। ठीक है, तो इसके अंदर मध्य का पद 4 पद आगे छूट गए, 4 पद पीछे छूट गए, मध्य का पद 7 हो गया। इसका मतलब माध्यिका 7 हो गया। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए माध्य और माध्यिका आपस में बराबर है, और माध्य माध्यिका बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। अगर मैं यहाँ पर बहुलक के बारे में बात करता हूँ, तो बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वो 8 है, तो बहुलक 8 है। तो बहुलक जो है माध्य से भी बड़ा है, माध्यिका से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर माध्य बड़ा है बहुलक से, जो उत्तर आपका नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लेखा चित्र निम्न में से किसके उपकरण है, किसके साधन है? देखिए लेखा चित्र का मतलब ग्राफ, ये किसके लिए है सर, किसके उपकरण है, क्या व्यक्त करते हैं सर? तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये प्रस्तुतिकरण के साधन है। देखिए संग्रहण अलग चीज हो गई सर। संग्रहण जब आंकड़ों का हो गया, जब आंकड़े आपके पास में है, तो उन्हीं आंकड़ों को लेकर के आप लेखा चित्र आप बनाते हैं सर, इसको आप ध्यान देना। तो संग्रहण नहीं हो सकता। जब आपके पास में आंकड़े हो गए या आपने उनको जो है प्रस्तुत कर दिया, उसी के बाद में आप उसका विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद ही निर्वचन, निर्वचन का मतलब है इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, यानी अनुमान लगाने की बात होती है। तो ये सबसे लास्ट का आपका चरण होगा, अनुमान लगाना, और अनुमान लगाने के बाद में भविष्यवाणी करना। बात समझ में आ गई ना। तो जो भी सांख्यिकी है आपकी, सांख्यिकी के जो सोपान है आपके, सांख्यिकी सोपान स्टेप्स में सबसे पहला काम होता है समंकों को पहचानना। समंकों की
पहचान की कौन कौन से आंकड़े हमारे पास में हैं। पहचानने के बाद में समंकों का संग्रहण होता है, ठीक है। संग्रहण के बाद में उसका प्रस्तुतिकरण होता है, यानी प्रस्तुतिकरण का मतलब आप उसको ग्राफ की बात कर सकते हैं, आप उसको जो है सूचीबद्ध करने की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसके अंदर सारणी की बात कर सकते हैं, आप उसमें बारंबारता बंटन की बात कर सकते हैं, यानी जो भी आपको उचित लगता है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। प्रस्तुतिकरण करने के बाद में फिर उसका एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, ठीक है। एनालिसिस के बाद में जो है निर्वचन होता है, ठीक है ना। उसके लिए इंटरप्रिटेशन, वापस अनुमान लगाने की बात होती है। और निर्वचन इंटरप्रिटेशन के बाद में आप जो है भविष्यवाणी करते हैं, है ना। यह भविष्यवाणी का मतलब क्या है, भविष्य का अनुमान लगाने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये इसके सोपान होते हैं। तो बेसिकली लेखा चित्र जो है वो प्रस्तुतिकरण के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। पी ए आपके पास में है, पी बी है, पी ए यूनियन बी है, पी ए बटा बी चाहिए। ध्यान दीजिए, पी ए बटा बी आपकी जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और इसको आप लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के द्वारा। अब आपके पास में पी बी का मान है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी अभी तक आपके पास में नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम प्रायिकता के योग प्रमेय की बात करते हैं, ठीक है। प्रायिकता का योग प्रमेय जब निकलता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट में लेना है, पी ए या पहले मान रख लेते हैं, देखो उसके बाद लेफ्ट राइट की बात कर लेते हैं। पी ए यूनियन बी हमारे पास में यहाँ पर है 1/2, पी ए का मान है 1/3 प्लस 1/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबके मान रखने के बाद पता लगा कि भी इसको हमें लेफ्ट में लेना चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2। जब इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर के 12, 3 का भाग गया 4 बार, 4 का 1 से गुणा 4 लिख दिया गया, 4 का 12 भाग गया, 3 का 1 से गुणा 3 हो गया, 2 का 12 भाग 6 का 1 से गुणा 6 हो गया, 4 और 3 7 में से 6 गया, 1/12। ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया। और जब ये निकल गया तो अपने प्रश्न का आंसर हम लोग दे सकते हैं 1/12, और पी बी का मान है 1/4। तो चलिए 1/12 भाग उलट गुणा 4/1, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, और हमारा फाइनल आंसर क्या रहा 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ए सबसे छोटी संख्या है, ताकि दोनों, ए जो है छोटी से छोटी संख्या की बात प्रश्न कर रहा है। 1452 को ए से गुणा करें और 1452 में ए का भाग दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाए। तो बताइए ए किसके बराबर है। देखिए लैंग्वेज को समझना हमारे लिए, जब क्लास के अंदर हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था, आपने ध्यान दिया होगा तो किस प्रकार से आपने इसको किया कि संख्या का ए से गुणा और संख्या का अंदर ए का भाग। मैं अगर इस प्रश्न को कहता हूं किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि 1452 पूर्ण वर्ग बन जाए, या दूसरा प्रश्न किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए ताकि 1452 आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चूंकि पूर्ण वर्ग की स्थिति है, दो दो के पैर बनते हैं, तो जो पैर आपका नहीं बना उसी के लिए पैर बनाना है, जो पैर नहीं बना उसी को हटाना है। तो किससे गुणा करना और किससे भाग देना वो उत्तर आपका एक जैसा आता है। तो कुल मिलाकर के मुझे 1452 के लिए अभाज्य गुणनखंड करने हैं, दो दो के पैर बनाने हैं, और जिसका पैर नहीं बनेगा वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 2 का भाग 2 से 14, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 2 दूना 4, ठीक है। 2 का भाग 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 6 3 9 और 3 12, 3 का भाग जाएगा 121 के रूप में, 11 का भाग जाएगा 11 के रूप में, और 11 का भाग गया 1 के रूप में। देखिए 2 का पैर मेरा बन रहा है, 11 का पैर मेरा बन रहा है, किसका पैर नहीं बन रहा है 3 का पैर नहीं बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए जो है वो 3 के बराबर है। 3 का गुणा करूंगा तो इसका पैर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3 का भाग दूंगा तो जिसका पैर 3 का नहीं बना वो हट जाएगा, पीछे बचा हुआ नंबर भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। पूछने का तरीका जो है लैंग्वेज के अनुसार अलग है।
अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक बहुपद दे दिया, इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो k का मान क्या होगा। देखिए, अगर किसी बहुपद का कोई गुणनखंड आपके पास में है, ठीक है, और गुणनखंड है, इसका मतलब वो पूरी तरह से विभाजित होगा, और पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब शेष 0 आएगा। गौर कीजिए, हम बात कर रहे हैं x माइनस 2 का भाग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 को आप 0 के बराबर सोचें तो यहां से आया x बराबर 2 रखना, और x बराबर 2 रखने पर शेष जो होगा वो 0 होगा। कारण क्या है, ये एक गुणनखंड है, और गुणनखंड होने का मतलब है भाग पूरा पूरा जाने वाला है या जाता है, ठीक है। तो शेष आपका 0 हो गया। तो मुझे x बराबर 2 रखना है, इस स्थान पर रखते हैं 2 का क्यूब प्लस k गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 माइनस 24 बराबर 0। सॉल्व करने पर 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4k माइनस 4 माइनस 24 बराबर 0। आगे हल करते हुए 4k, देखिए सर ये माइनस 4 माइनस 24 हो गया माइनस का 28, ये प्लस का 8, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, माइनस का 20 हो गया बराबर 0, ठीक है। और यहां से k का जो मान रहा पक्षांतरण करने के बाद में प्लस का 20/4, और आपका उत्तर क्या रहा 5। ये आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहेगा। तो चलिए सर, आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने जो है पूरी ईमानदारी से इनको सुना भी होगा, समझा भी होगा, और आपने पहले से इसको दिमाग में भी होगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।